नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि क्लास 11th का ये टॉपिक्स है, ये चैप्टर्स है। क्लास 11th मैथ्स NCERT की ये चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत आता है, यानी कि 5वां चैप्टर है। आपकी पुरानी वाली जो NCERT है उसमें ये 5वां चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो आज हम सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने दो संख्याओं के बारे में सुना होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा रियल नंबर, यानी कि एक वास्तविक संख्या, दूसरा सम्मिश्र संख्या। ये जो सम्मिश्र संख्या है, जो कॉम्प्लेक्स शब्द है, जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है, इसको आप क्लास 10th में जब एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण, उसके जब रूट्स फाइंड कर रहे थे तो वहाँ पे आपने कॉम्प्लेक्स शब्द को सुना था, देखा था। तो क्या है, और सिर्फ वहाँ पे आपने इतना ही सुना था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जो मूल हैं, वो कॉम्प्लेक्स हैं। इसी बात को आप लोगों ने कहा था कि रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो मूल है वो अस्तित्व में नहीं है। तो कब कहा गया था, किस कंडीशन पे कहा गया था, आज इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, सम्मिश्र संख्या को। ठीक, ध्यान से सुनिए। तो बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है। किसकी बात कर रहे हैं? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण आप लोग जानते हैं कि जो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a b c, जहाँ ये जो a है, ये जो b है और ये जो c है, ये तीनों की तीनों कैसे हैं? ये तीनों के तीनों अचर हैं, यानी कि कांस्टेंट है, या इसको कह सकते हैं कि ये रियल नंबर हैं। कैसे नंबर हैं? रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं ये। और इसके बारे में आपने पढ़ा था कि जो a है और जो b है वो एक साथ 0 नहीं हो सकता है। इतनी बातें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग से आपने पढ़ा। उसी में एक टॉपिक आता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण के मूल। आपने पढ़ा द्विघात समीकरण के मूल। तो द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए आपको कई सारे तरीके बताए गए थे, जिनमें से एक तरीका था जिसका नाम था क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं, रूट्स क्या हैं, ये सब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आप पढ़ेंगे। क्लास 10th में आप पढ़ के आए हुए हैं, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो रूट्स निकालने का एक फार्मूला था जिसका नाम था क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी को हिंदी में बोला गया था द्विघातीय सूत्र, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। वो क्या था? अब जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स को कैसे निकालते थे? तो यानी कि बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला रूट्स कैसे निकालते थे? तो इसके रूट्स निकालने के लिए x = -b ± रूट के अंदर b² - 4ac और अपान में 2a करके एक फार्मूला था। इसी फार्मूले की हेल्प से आप बड़े ही आसानी से दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल लेते थे। तो उसके बाद आपने देखा या आपको बताया गया था कि ये जो b² - 4ac है, इसको d से दिखाया जाता है, और d को नाम दिया गया था डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम दिया गया था? डिस्क्रिमिनेंट। इसको नाम दिया गया था डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में बोला गया था विविक्तीकरण। क्या बोला गया था? विविक्तीकरण।
तो यानी कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो इसी सूत्र को हम कुछ दूसरे हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इसी सूत्र को लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर d और अपान 2a। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। उसके बाद आपने पढ़ा नेचर ऑफ रूट्स। जब यहाँ से आपने दोनों रूट्स निकाल लिए तो आपने पढ़ा नेचर ऑफ रूट्स, हिंदी में बोलेंगे मूलों की प्रकृति। क्या पढ़ा आपने? मूलों की प्रकृति के बारे में आपने पढ़ा। तो मूलों की प्रकृति डिपेंड करती है डी पर। अब धीरे धीरे हम आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो नेचर ऑफ रूट्स है वो किस पे डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है आपके डी पर, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पर। तो सबसे पहले आपने देखा था कि जब डी बड़ा हो जाएगा 0 से, मैथ्स में कोई भी चीज़ अगर 0 से बड़ी है इसका मतलब वो पॉजिटिव है, धनात्मक है। यानी कि धनात्मक आ जाए, यानी कि पॉजिटिव आ जाए। क्या पॉजिटिव आ जाए? तो आंसर होगा डी का मान, यानी कि b² माइनस 4ac को जब हम सॉल्व करते थे अगर वो पॉजिटिव आ जाता था, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो गया, तो आपको बताया गया था कि जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट बताया गया आपको। रूट्स कैसे बताए गए? रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि जो मूल हैं, मूल वास्तविक व अलग अलग। ये मूल क्या है, रूट्स क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल आया है यक्स की वो वैल्यूज, वो मान, इसके 2 मान होंगे क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, डिग्री 2 है इसकी। तो x के उन दोनों वैल्यूज़ जिनको यहाँ पे रखें तो वो उसके राइट हैंड के इक्वल हो जाए, यानी कि राइट हैंड में 0 है वो उसी के बराबर हो जाए, वही उसके रूट्स कहलाते थे। तो अगर यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व किया जा रहा था b² माइनस 4ac को, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो हम वहाँ से कहते थे कि जो रूट्स हैं, यानी कि x की जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो एक रियल नंबर होगा और साथ ही साथ वो अलग अलग होगा। यानी कि x की एक वैल्यू अगर a है तो दूसरी a नहीं होगी, दूसरी b होगी। यहाँ से ये बात निकल के आई थी। दूसरा आपने पढ़ा था जब d बराबर होगा 0 के, तब आप मतलब वहाँ पे पढ़े हुए थे कि जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे आपने पढ़ा था रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब जो मूल हैं मूल बराबर हैं, वास्तविक व बराबर है। मूल वास्तविक व बराबर। आपने यहाँ पे ये चीज़ पढ़ी थी कि जो मूल हैं वो वास्तविक हैं, मूल वास्तविक व बराबर हैं, ये चीज़ आपने पढ़ा था वहाँ पे। तीसरा जो कंडीशन है वो ये था, तीसरा कंडीशन आपका यही था कि जब d निगेटिव हो जा रहा था किससे? 0 से। अब निगेटिव का मतलब निगेटिव, यानी कि d छोटा हो गया 0 से, इसका मतलब d का मान निगेटिव हो गया, निगेटिव ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि उसके बाद आपने बोला था कि जब d निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, तो यहीं से आपने ये बात सीखी थी कि मूल अस्तित्व में नहीं है, यानी कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि जो d है जब वो निगेटिव आ गया था, d जब निगेटिव आ गया था तो आपने क्या बताया कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपने बताया कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब मतलब क्या आपने कभी वहाँ पे सोचा कि मतलब ऐसा क्यों कहा गया कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट? तो ज़रा हम d की वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, यानी कि यहाँ पे जो एक फार्मूला बनाए हुए हैं, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारी चीज़ें नोट करिए। तो इसी केस को आज हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ क्लास 10th में सिर्फ इतना बोल के छोड़ दिया गया था कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मूल अस्तित्व में नहीं है, यानी कि x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसके सलूशन का काम कर सकती है। यहाँ पे ये बात बता के आपको क्लास 10th में छोड़ दी गई थी। तो आज हम इस पे ही बात करते हैं, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों कहा गया कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, उसका कारण क्या है, उस पर हम बात करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे डिस्कस करते हैं इस चीज़ पे कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा क्यों बोला गया।
तो यहाँ पे जो फार्मूला लिखा गया है x इक्वल टू माइनस, यानी कि आपने जो तीसरा केस पढ़ा अभी आपने तीसरा केस पढ़ा कि जब d छोटा हो जाए 0 से, यानी कि ऋणात्मक हो जाए, मीन्स निगेटिव हो जाए, तो मूल अस्तित्व में नहीं है, या इसी को दूसरे भाषा में कह दिया गया था कि मूल काल्पनिक है। मूल क्या है? काल्पनिक है, यानी कि इमेजिनरी है। तो ध्यान से सुनिए, यानी कि यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि रूट्स रियल हैं। उसका कारण क्या है कि यानी कि d निगेटिव आ गया। अब इस सूत्र को ऐसे लिख देंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर d जो भी आएगा वो निगेटिव आएगा, और अपान में 2a आ गया। अब ध्यान से सुनिए, आज तक आपने क्लास 10th में जो भी मैथ्स पढ़ा है उसमें आपको कभी भी रूट के अंदर माइनस चीज़ देखने को नहीं मिली थी, पर यहाँ पे क्या हुआ, जो d है वो निगेटिव है और d रूट के अंदर है और रूट के अंदर निगेटिव आ गया। इसका मतलब है, और ये रूट क्या कहता है, इस रूट का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट निकाल लो। अगर कि इस रूट के अंदर उस नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकल जा रहा है तो रूट हट जाएगा, पर आपने हमेशा पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट निकाले थे, पर यहाँ पे जो केस बन गया वो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट बन गया, तो वहाँ पे मामला फंस गया था। तो इसीलिए इसको वहाँ पे बता दिया गया था कि ये रूट्स जो है यहाँ पे जो मूल हैं वो इमेजिनरी है, और इसको आप क्लास 11th में आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैटर क्या फंसा हुआ था कि जो d है वो रूट के अंदर है और वो निगेटिव है, तो उसका स्क्वायर रूट निकालना क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ। तो क्लास 11th में जो चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम्मिश्र संख्या, तो इसी में इस टॉपिक का अध्ययन हम करेंगे। तो इसका मतलब है कि रियल नंबर क्या होता है यहाँ पे बता देंगे। रियल नंबर यानी कि यहाँ पे मैं रियल नंबर नहीं, इमेजिनरी नंबर के बारे में मैं बताता हूँ। इमेजिनरी नंबर जो होगा, कहाँ से वो जन्म लिया है, उसका जन्म तब हुआ जब रूट के अंदर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। यानी कि मुझे एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ा जो निगेटिव है, तो क्या होता है। तो वहाँ पे अब इस क्लास में एक टर्म, या इसके लिए एक टर्म जो है निकला जिसका नाम था आयोटा। क्या नाम था? आयोटा। आयोटा नाम दिया गया इसको, जिसको आई से दिखाया जाता है, और आई बराबर बताया गया, आई बराबर होता है -1। आयोटा यानी कि आई, और आई बराबर रूट के अंदर -1 बताया गया। रूट के अंदर क्या बताया गया, आई की वैल्यू को क्या बताया गया, आई इज इक्वल टू रूट के अंदर -1। अब ध्यान से सुनिए, तो यानी कि ये जो रूट माइनस वाली समस्या थी रूट के अंदर, इसको सॉल्व किया गया। उसके लिए क्या किया गया, एक टर्म आया, एक शब्द आया आयोटा, जिसको आई से दिखाते हैं, और आई बराबर होता है रूट के अंदर -1। अब ध्यान से सुनो, अब जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखते जाइए। तो आपने देखा कि आई की वैल्यू जो है, आपने देखा कि आई की वैल्यू -√1 के बराबर है। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका मतलब है कि आई स्क्वायर बराबर रूट के अंदर -1 और इसका स्क्वायर, और आई स्क्वायर बराबर रूट का स्क्वायर, रूट हट जाता है तो -1 के बराबर आ जाता है। तो अगर कहीं पे भी आई स्क्वायर लिखा है तो उसको -1 के बराबर लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं आयोटा के बारे में। जैसे अगर रूट के अंदर -3 लिख दिया गया, तो जब भी रूट के अंदर माइनस आएगा तो आप तुरंत समझें कि बस करो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोलेंगे इसको, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, एक इसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या बोलेंगे। अब क्या करेंगे इसके लिए, ध्यान से सुनिए। तो ये जो -√3 लिखा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, -1 इंटू में कितना 3। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्लास 9th में 2 रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कराना सिखाया गया है। इस चीज़ को ऐसे लिख देंगे, रूट में -1 इंटू रूट में 3, और रूट में -1 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आई के बराबर हो जाएगा, और ये आ जाएगा i√3। तो इसका मतलब है कि माइनस में जो √3 है वो कुछ और नहीं, ये i√3 के क्या हो गया, ये बराबर हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, रूट के अंदर -5 आ गया, तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे -1 इंटू 5,
इस चीज़ को ऐसे लिख देंगे -1 इंटू रूट में 5, और -1 को आपने i लिख दिया और रूट में कितना आ गया 5 आ गया। तो इसका मतलब है कि जो माइनस रूट के अंदर 5 था उसको i रूट 5 के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बड़े ही आराम से किसी एक ऐसे नंबर का इसको रूट निकाल ले जा रहे हैं जो एक निगेटिव है, यानी कि निगेटिव नंबर का आप इसको रूट निकाल ले जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि ये क्या है, मतलब ये कैसे मतलब क्या कैसे बन रहा है। ध्यान से देखिए। और एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर मान लीजिए ले लेते हैं हम आपका एग्जांपल नंबर 3 है ये, जिसमें हम कहते हैं कि रूट 15 माइनस में। तो क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे रूट में -1 गुणे रूट में 15, और रूट में -1 को अभी आपने देखा रूट में जो रूट में -1 है वो i के क्या है बराबर है, और यहाँ पे रूट में 15 आ गया। तो ज़रा गौर से देखिए, क्या इतना बड़ा स्टेप बार बार थोड़ी ना करेंगे। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। करेंगे ये कि जो नंबर्स रूट में होंगे माइनस में, तो माइनस सहित उसको i में बदल दीजिए, और वो जो नंबर लिखा गया है उसको रूट के अंदर, अगर वो इसको रूट नहीं निकल रहा है, अगर इसको रूट उसका नहीं निकल पा रहा तो उसको पॉजिटिव बना दीजिए और रूट के अंदर ही लिख दीजिए, और माइनस को किस में चेंज कर दीजिए, i में चेंज कर दीजिए। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल नंबर 4 है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे -17 लिख दिया, तो आपको क्या करना है, इस माइनस को i बना दीजिए। माइनस को क्या बना दीजिए i। अब माइनस तो i बन गया, तो बचा कौन 17 का इसको रूट अगर निकला तब तो रूट हट जाएगा, अगर नहीं निकला इसको रूट मीन्स वर्गमूल, अगर 17 का वर्गमूल निकल गया तब तो रूट हट जाएगा, अगर नहीं निकला तो रूट नहीं हटेगा। तो 17 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए इसको किस में लिखना पड़ेगा, 17 को रूट में ही लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो माइनस लिखा गया होगा उसको आप i बना दीजिए और उस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में बदल दीजिए। अगर उसका इसको रूट निकल रहा है तो आप उसको रूट से हटा दीजिए, अगर नहीं निकल रहा है तो रूट के अंदर ही लिखिए पर पॉजिटिव कर दीजिए, धनात्मक कर दीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए माइनस में 16 लिख दिया गया, तो रूट माइनस के लिए क्या करेंगे, i क्या बन गया, इस दिए गए नंबर को क्या लिख दीजिए, रूट के अंदर पॉजिटिव बना दीजिए, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव कर दीजिए। अब 16 का इसको रूट निकल जाता है तो i तो ठीक है, और 16 का 4 हुआ और इसको 4i लिख देते हैं। तो ये होता है आपका एक इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या, यानी कि आयोटा में बात किया जाएगा। और आयोटा किसके लिए, किस में हेल्प करता है, किसी एक ऐसे नंबर के इसको रूट निकालने में हेल्प करता है जो नंबर आपका एक निगेटिव नंबर होता है। तो यहाँ से अब आप देखिए, तो इस तरीके से इसको हम करते हैं। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि रूट के अंदर जो माइनस होगा उसको i में चेंज कर दीजिए, और जिस संख्या के आगे रूट लगा था, जिस नंबर के आगे रूट लगा था उसको पॉजिटिव में बदल दीजिए रूट के अंदर ही। अगर उसका इसको रूट निकल जाता है तो आप उसे इसको रूट निकाल लीजिए, अदरवाइज उसको रूट के अंदर ही छोड़ दीजिए। यही आपको करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो यहाँ से आपका इमेजिनरी नंबर की उत्पत्ति होती है, यानी कि काल्पनिक संख्या की उत्पत्ति हुई थी। तो पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, सम्मिश्र संख्या को। तो आपने देखा कि मतलब कोई भी जो इमेजिनरी नंबर होता है वो i के फॉर्म का होता है, i के रूप में लिखा गया होता है उसमें, यानी कि उसमें i आता है और i को आयोटा बोलते हैं। और i बराबर क्या होता है, रूट के अंदर -1 और i² बराबर -1 के। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्या का निरूपण। कैसे उसको निरूपित करते हैं उसको ध्यान से देखिए, और किससे उसको दिखाते हैं। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या को जड़ से दिखाया जाता है। किससे दिखाएंगे? जड़ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इट्स रिप्रेजेंटेड बाय जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड, एंड जेड इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस में आई बी। क्या होगा? ए प्लस में आई बी, ये होता है जेड इज इक्वल टू। ठीक, अच्छे से समझा देते हैं इसको हम। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का लिखा गया होगा, तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो जेड से दिखाया जाएगा, और जेड इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी के रूप का होता है। या कुछ बुक में जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म का भी दिया जाता है। तो हालांकि आप किसी भी फॉर्म का दिया गया उससे नहीं मतलब है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, दूसरा होगा इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो ए प्लस आई बी है, इसमें ए जो है ये आपका रियल पार्ट, और ये जो पूरा पार्ट है ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। हिंदी में बोलेंगे ये आपका होता है वास्तविक भाग, और ये आपका होता है काल्पनिक भाग। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे दिखाते हैं? जेड से दिखाते हैं। किस फॉर्म का होता है? तो ये इसी रूप का होता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म का होता है। ए क्या है? रियल पार्ट, और बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट। समझ में आ गया? इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि रियल पार्ट आप इसको ऐसे लिख देंगे, रियल पार्ट शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू ए, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू बी। तो इमेजिनरी पार्ट कौन है? बी है। रियल पार्ट कौन है? ए है। ये आप अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, आपको समझ में आया? तो दो भाग इसमें होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ए है और इमेजिनरी पार्ट बी है। बताइए आपको समझ में आया या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो इतना आप लोग नोट करिए। उसके बाद हमें पढ़ना है कि अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर हम a की वैल्यू 0 कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे इफ़ a इज इक्वल टू 0। अगर a 0 है तो z बराबर क्या होगा? तो z बराबर होगा 0 प्लस आई बी। तो z बराबर 0 में कोई भी चीज़ जोड़ेंगे तो वही दूसरी वाली चीज़ आएगी, तो z प्लस आई बी। यानी कि कोई भी जो नंबर होता है इसको बोलेंगे हम लोग प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, यानी कि शुद्ध, हिंदी में बोलें तो शुद्ध काल्पनिक, ये शुद्ध काल्पनिक संख्या है आपकी। यानी कि शुद्ध काल्पनिक संख्या में रियल पार्ट 0 होता है। तो इसका मतलब है कि अगर रियल पार्ट 0 है, वास्तविक भाग अगर 0 है तो उसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। यानी कि रियल पार्ट अगर 0 हुआ तो प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। अब इसका उल्टा सोचिए ज़रा, अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो रियल पार्ट क्या होगा? 0। तो आपने देखा कि ये क्या था? रियल पार्ट था। ये क्या था? रियल पार्ट ऑफ जेड। ये था रियल पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट 0 हुआ तो ये प्योरली इमेजिनरी हुआ। उल्टा क्या बोलेंगे कि अगर प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट क्या होगा? 0 होगा। ये बात आप अच्छे से नोट करे रहिएगा। चलिए, ये हो गया, ये कुछ स्पेशल केस जान लीजिए। दूसरा, यदि b बराबर 0 हो, इफ़ b इज इक्वल टू 0, और b कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर b 0 होगा तो इसका मतलब है z बराबर हो जाएगा a प्लस 0 इंटू आई,
इसका मतलब है यहाँ पे लिख देते हैं z बराबर, इसका मतलब है z बराबर z इजक्वल टू ए प्लस में 0 और z इजक्वल टू ए आ जाएगा और इसको बोलेंगे प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। तो यानी कि जो प्योरली रियल नंबर होगा उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 तो वो प्योरली रियल नंबर होता है। तो ये होते हैं 2 केस, आप याद रख सकते हैं। यानी कि कोई भी नंबर जो होता है वो प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है और प्योरली रियल भी हो सकता है। रियल मीन्स वास्तविक। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसमें अगला टॉपिक है जिसका नाम है इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला टॉपिक है जिसका नाम होगा इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने पार्ट होते हैं। तो आपका जवाब होगा उसमें 2 पार्ट होंगे, एक रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट अगर 0 है तो उसको प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे, अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है तो प्योरली रियल बोलेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं? इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि 2 सम्मिश्र संख्याओं के बराबर होने की कंडीशंस। क्या कंडीशन है? माना यहाँ पे लिख देंगे लेट Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी एंड Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आई डी आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि माना Z1 और Z2 2 सम्मिश्र संख्याएं हैं जिसमें Z1 बराबर है a प्लस आई बी, Z2 बराबर है c प्लस आई डी। यानी अब यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि Z1 और Z2 बराबर कब होंगे। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ Z1 इज इक्वल टू Z2, यहाँ पे यह ऐसे कर देंगे कि Z1 इज इक्वल टू Z2, Z1 और Z2 आपस में बराबर तब होंगे जब रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं तो उसके रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। इसका उल्टा क्या है? अगर रियल पार्ट के बराबर है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर है तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। आपको उल्टा सीधा दोनों तरफ से सीखना है, तब आसान होगा ये। तो क्या बताया कि ये दोनों तब बराबर होंगे जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर हो जाए, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाए। इट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ कि इसका रियल पार्ट कितना है? इसका रियल पार्ट a है, वो किसके बराबर हो जाए? वो c के बराबर हो जाए। इसका मतलब यही निकल कर रहा है, ये a बराबर c हो जाए और इसका मतलब ये निकल कर रहा है इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो b है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? d है। तब जाके ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तब जाके अगर ये ऐसा होगा, अगर ये दोनों बातें होती हैं, अगर ये दोनों बातें होंगी तो Z1 बराबर होगा Z2 के। याद रखे रहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, दोनों तरफ से पढ़ने हैं। यानी कि दोनों तरफ से आपको सीखने हैं कि अगर Z1 Z2 बराबर होंगे तो रियल इमेजिनरी पार्ट बराबर होंगे, अगर रियल इमेजिनरी पार्ट बराबर होंगे तो Z1 और Z2 बराबर होंगे। ये बात आपको सीखनी है। एक एग्जाम्पल लेके इसको समझाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। ये बराबर यहाँ पे लिखेंगे, ये Z1 Z2 तब होंगे, Z1 Z2 बराबर तब होंगे। यहाँ पे लिख देंगे बराबर
या इक्वल तब होंगे जब ये वाली चीज़ होगी तब, नहीं तो नहीं होंगे। और अगर ये हुआ इट मीन्स यानी कि ये चीज़ होती है। एग्जाम्पल देखिए, आपके ही बुक में एक एग्जाम्पल्स है जिसमें कहा गया है कि इफ़ क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ 4x प्लस आई ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई माइनस में 6 है। माइनस में कितना है? 6 है। तो x और y की वैल्यू बताइए। तो x एंड y इज इक्वल टू व्हाट? तो आपको बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताने हैं। तो ध्यान से देखिए ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है, इसका सोल्यूशन को ध्यान से देखिए। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। एक देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 4x प्लस आई 3x माइनस वाई बराबर 3 प्लस आई माइनस में 6। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या लिखा गया ध्यान से देखिए। तो ये लिखा गया a प्लस आई बी बराबर दिखाया गया है c, यहाँ पे बराबर का निशान लगा देते हैं, बराबर दिखाया गया c प्लस आई डी के बराबर दिखाया गया है। ये चीज़ कब होती है? कंपेयर कर दिए, यहाँ पे रियल पार्ट 4x है, यानी कि ये दोनों चीज़ आपस में बराबर दिखाया गया है। ये तभी पॉसिबल है, समझिए बात को। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, इसका मतलब इसके रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। इसका मतलब है कि 4x बराबर होगा 3 के, और इधर क्या है? इमेजिनरी पार्ट कौन है? जो i के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो i के साथ मल्टीप्लाई है 3x माइनस में y, और ये बराबर हो जाएगा उधर के -6 के। इसको सॉल्व कर दीजिए तो x इक्वल टू 3y में 4 आ गया, और इसको सॉल्व कर देंगे, x की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो 3 इंटू 3y में 4 माइनस में y इज इक्वल टू 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 9/4 माइनस में y इज इक्वल टू माइनस में 6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, y को उधर ले जाइए, यहाँ से बताइए आप y की वैल्यू किसके बराबर होगा? तो y को उधर ले जाइए ताकि y प्लस बन जाए। तो यहाँ से y बराबर ये इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 9/4 प्लस में 6, यहाँ से y बराबर, ये दोनों को सॉल्व कर देंगे तो 4 छक 24, 24 और 9 24, 36 3 33, तो 33/4 ये y का मान आ जाएगा, ये x का मान आ जाएगा। यहाँ पे बस आपको सिर्फ इतना सीखना है कि ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। अभी आपने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तभी होते हैं जब उनके रियल पार्ट के बराबर हो, यानी कि इसमें रियल पार्ट ये है और इसमें रियल पार्ट ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसमें ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो में बस आज इतना ही बताऊँगा। उसके बाद मेरा दूसरा लेक्चर होगा जिसमें हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा जो नया वीडियो पड़ता हो वो आपके पास ज़रूर आसानी से पहुंच सके और आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कहाँ से आता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाया कैसे जाता है, उसके इक्वलिटी के बारे में देखा। एक चीज़ और बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है कि जो Z1 है वो बड़ा है Z2 से और Z1 छोटा है Z2 से। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज़ें नहीं होती हैं, यानी कि कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ छूट जा रही थी, इसको बता देते हैं, यानी कि नहीं होती, यानी कि कंपेयर नहीं किया जा सकता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो उनके अलजेब्रा को पढ़ते हैं, यानी कि उनको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय।